दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस सब में। दोस्तों आज क्लास सेवन्थ में जो साइंस का चैप्टर है वह सिक्स चैप्टर है, जिसका टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जिसका टॉपिक क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजमेंट। दोस्तों आपने आसपास विभिन्न प्रकार की चीज़ें या वस्तुएं देखी होंगी जिनमें आपने परिवर्तन देखा होगा। कुछ ऐसी भी वस्तुएं देखी होंगी जो एक बार परिवर्तित हो जाएं तो वह अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती हैं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं देखी होंगी जो परिवर्तित तो हो जाती हैं लेकिन जब चाहें तब वो अपनी मूल अवस्था में भी आ जाती हैं। तो दोस्तों यही सब बातें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ दोस्तों, और साथ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, जैसे हम आपको बता दें शक्कर का घोल किस टाइप का परिवर्तन है, या कभी कभी दूध का खट्टा हो जाना किस टाइप का परिवर्तन है, या रबड़ खींचा हुआ रबड़ का बैंड, या कटे हुए लकड़ी के टुकड़े, या कागज इत्यादि, ये किस टाइप के परिवर्तन हैं। तो हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे भौतिक परिवर्तन। दोस्तों हम आपको बता दें भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमने कागज के टुकड़े को लिया, चार वर्गाकार टुकड़ों में काट लेते हैं। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः चार टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े के मूल आकार ले लें। तो अब क्या आप लोग देखते हैं, क्या इसके जैसे मान लीजिए हमने कागज के टुकड़े काटे जैसा कि चित्र 6.1 में दिया गया है, तो क्या इसके मूल परिवर्तन में कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि मूल गुण कागज से या कोई दूसरी चीज बनी? नहीं बनी दोस्तों। यानी कि यह बात सिद्ध होती है कि जो कागज का परिवर्तन है, यानी कि कागज को किसी भी टुकड़े में काट लें, वह कैसा परिवर्तन होगा? वह एक भौतिक परिवर्तन होगा, यानी कि फिजिकल चेंजमेंट ही होगा। अब देखते हैं क्रियाकलाप 6.2। अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेल कर यानी कि सूखने दें, यानी कि फिर से इसे हम चॉक बना सकते। यह भी किसका उदाहरण है? यह भी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 6.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रख दें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख दें। दोस्तों बर्फ यानी कि जल का बर्फ में बनना यह किस टाइप का परिवर्तन है? यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल जब बर्फ बन जाता है तो अगर हम चाहें तो बर्फ को जल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह एक कैसा परिवर्तन है? यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप 6.4। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह पर क्या होगा? कुछ जल की बूंदें एकत्रित हो जाएंगी, यानी कि जल को हम भाप बनाएं, भाप से जल बनाएं। तो यह क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक आप इंतजार करिए। फिर क्या होता है? क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। वह किस रंग का हो जाता है? वह दोस्तों लाल रंग का या धीरे धीरे पीले रंग का होने लगता है। और फिर उसको हम क्या करते हैं? ज्वाला से हटा देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है? ये वापस अपने रंग में आ जाता है। तो यह बात सिद्ध होती है कि यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए आगे दोस्तों, हम बताते हैं पदार्थ के आकार, आमाप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
लेकिन उसके जो मूल गुण होते उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जैसे वह मान लीजिए पानी है, बर्फ बन जाए, बर्फ से फिर पानी बन जाए, यानी कि वो किसी भी अपनी दोनों अवस्था में आ सकता है। यानी कि वह एक लिक्विड भी बन सकता है, वह एक सॉलिड भी बन सकता है, यानी कि द्रव भी बन सकता है और ठोस भी बन सकता है। यह उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। देखिए, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस टाइप के यानी कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण दोस्तों नहीं होता है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजमेंट। इसमें हम आपको बता दें थोड़ा सा दोस्तों, इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी होता है और क्या जो मूल गुण होते हैं वो भी खो दिए जाते हैं। जैसे सब्जी का पकाना या खाने का अपने अंदर डाइजेस्ट होना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी होती उसमें जंग लग जाती। हम आपको दिखाते हैं चित्र 6.2। लोहे की कुछ जंग लगी हुई वस्तुएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जितनी भी लोहे की वस्तुएं हैं उनमें जंग लगी हुई है। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों आपको बता दें, जंग और लोहे दोनों भिन्न भिन्न हैं, इनमें को ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं, घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख दें तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें जंग लग जाएगा। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगी। अब देखिए, जंग लोहा नहीं है, यानी कि जंग जो है वह लोहा नहीं होता। जंग उस पदार्थ यानी कि लौह से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। अब आपको हम बताते हैं मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी कि फीता जैसी अथवा तार का एक टुकड़ा लीजिए और इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर दीजिए, जैसा कि चित्र में दिया गया। देखिए 6.3 में मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता। देखिए आगे हम आपको बताते हैं इसमें होता क्या। साफ कर लीजिए। फिर क्या होता है, सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लगाइए। यह चमकदार श्वेत यानी कि सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम फीते जैसी लगती है? देखिए हम चित्र में आपको पहले दिखा दें 6.3 में मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, ये जैसा कि आप चित्र में दोस्तों देख रहे हैं। इसके लिए समीकरण क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए समीकरण, जैसे मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 जो हम सांस में लेते हैं। इसे बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों MgO। क्या सूत्र होता है? MgO। अब देखिए, भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ बूंदे यानी कि कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जली विलयन यानी कि मिश्रण कैसा हो जाएगा? जली विलयन हो जाएगा। को अच्छी तरह से हिलाइए यानी कि मिला दीजिए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए यानी चेक कर दीजिए कि यह क्या बना। देखिए दोस्तों, क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जली विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारकीय। जैसा रंग परिवर्तित करेगा तो उसे हम अम्लीय कहेंगे और क्षारीय के उसमें हम उसे डिवाइड कर देंगे। भस्म को जल में घोलने पर यह एक नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को हम देखिए कैसे समीकरण में दर्शाते हैं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता MgO। यह किसके साथ क्रिया करेगा? जल यानी कि H2O। बनेगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस।
और मैंने पहले भी आपको बताया है पहले चैप्टर्स में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 6.7। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी कि जिसे नीला थोथा बोलते हैं घोल लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए, जैसा कि चित्र 6.4 में दिया गया। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है 6.4 में, लोहे के साथ अपक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन। देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था, नीला था, फिर इसमें ब्लेड डाली गई, बाद में निकाली भी जाती, फिर इसका रंग कैसा हो जाता, आयरन सल्फेट यानी कि हल्का हरा हो जाता है। देखिए, कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? श्योर, आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अपक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का जो नीले से हरा हो जाए यानी कि नए पदार्थ का एक निर्माण होता है, और जो नया पदार्थ बना है वह है आयरन सल्फेट होता है। क्या होता है? आयरन सल्फेट। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ होता है। इसे देखो कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट विलयन यानी कि इसका सूत्र होता है CuSO4 होल 4। ठीक है, CuSO4 का होल 4, इसे बोलते हैं नीला थोथा। इसको किसके साथ अपक्रिया करवाएंगे? लोहे के साथ यानी कि आयरन के साथ, जिसका रासायनिक सूत्र है Fe, और इससे बनता क्या है? आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 FeSO का होल 4, और ये रंग कैसा होता है? हरा होता है, और इसके साथ कॉपर भी बनता है, जिसका सूत्र होता है Cu यानी कि भूरा निक्षेप। अब देखते हैं क्रियाकलाप 6.8। इसमें क्या दिया गया है? किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी, गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस चित्र को यानी कि इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाया गया, उस अनुसार हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे, ये दिया गया चित्र आपको 6.5। चूने के पानी में गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था। देखिए किस तरीके से दिया गया है, सिरका प्लस खाने का सोडा, फिर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड चूने का पानी। देखिए किस तरीके से ये आपका प्रैक्टिकल दिया गया है चित्र 6.5 में, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। और बात करें कि इसमें होता क्या क्या है, देखिए सिरका यानी कि एस्टिक अम्ल प्लस खाने का सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2 प्लस अन्य पदार्थ बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अपक्रिया कैसी होती है, मैं आपको समीकरण दिखाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला CO2 होता है प्लस चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, इससे बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है CaCO3 प्लस जल यानी कि वाटर, जिसका सूत्र होता है H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण होता है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया, अब देखिए हम रासायनिक परिवर्तन की आपको एग्जैक्ट एक परिभाषा बताते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर से दोस्तों समझिएगा, वह परिवर्तन जिसमें
एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे कपूर का जलना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। कपूर का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है मैं आपको बता दूं। अगर आप कपूर को जला दें तो जलने के बाद कपूर क्या वापस अपनी अवस्था में आ सकता? नहीं आ सकता है दोस्तों। इसलिए सिद्ध होता है कपूर एक रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्या उसे हम फिर से भोजन ऐसे ही बना सकते, रोटी सब्जी के रूप में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जो भोजन का पाचन होता है वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। फलों का पकना, फल एक बार पूर्णतया पक जाए, क्या फल को कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो दोस्तों। यानी कि यह किसका परिवर्तन हो गया? ये एक केमिकल चेंजमेंट का परिवर्तन हो गया, यानी केमिकल चेंजमेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। अंगूरों का किण्वन, जैसे कि दोस्तों अंगूरों से या अन्य चीज़ों से शराब बनाई जाती है, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जो आप मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन से ही बनते हैं। औषधि भी रासायनिक अपक्रियाओं की श्रृंखला का ही एक उत्पाद दोस्तों होता है। क्या होता है? एक उत्पाद होता है। जैसे आपने प्लास्टिक देखिए, विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक का आप सभी लोग या हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे हैं? ये एक रासायनिक परिवर्तन से ही बने हुए उत्पाद होते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। यूं कहें कि प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की जाती है। देखिए, हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी किरणें का निर्मुक्त होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, और रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। ये सब उदाहरण क्या हैं? जब किसी में रासायनिक परिवर्तन होगा तो ये सारी ये क्रियाएं लगभग उसमें होंगी। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा ही उत्पादित होती है। देखिए, जैसे पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें यानी कि हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए पटाखे न जलाने की दोस्तों सलाह दी जाती है। जैसे अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती तो उसमें दुर्गंध आने लगती, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दोस्तों अगर भोजन सड़ गल जाएगा तो उसे वापस हम भोजन नहीं बना सकते, यानी कि हम उसे मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन ही कहेंगे। आपने देखा होगा, यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग हो जाते हैं, यानी भूरे रंग का हो जाता है। यदि आपने रंग में परिवर्तन नहीं देखा तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये आलू और बैंगन में भी ट्राई कर सकते हैं। यह भी किस तरीके का परिवर्तन है दोस्तों? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और हम सभी जानते हैं जो आपका सेब होता है उसमें कौन सा पोषक तत्व होता है? उसमें आयरन होता है। कौन सा तत्व होता है? लौह तत्व उपलब्ध होता है दोस्तों कि नहीं होता है? अब देखते हैं आगे, लोहे में जंग लगना। हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोहे की कुछ चीज़ें बाहर डालते हैं और नमी और जल वाष्प के संपर्क में आ जाएं, वायु के संपर्क में आ जाएं, तो उनमें जंग लगने लगती है। और ऐसी जंग लगती है कि लोहे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है दोस्तों। देखिए, लोहे की वस्तुओं को जंग प्रभावित करती और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती है, क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी कि पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि या ट्रेन आदि चीज़ों को बनाने में हम लोहे का प्रयोग करते हैं। और जब इनमें जंग लग जाती है
तो इससे क्या होती है, आर्थिक हानि भी दोस्तों होती है। जंग लगने की क्रिया को हम कैसे, किस समीकरण के माध्यम से यानी किस रिएक्शन के माध्यम से दर्शाते हैं वह हम आपको बताते हैं। देखिए, लोहा जिसका सूत्र होता है Fe प्लस ऑक्सीजन जिसका सूत्र होता है O2, वायु से प्लस साथ में जल यानी कि H2O, तो इसमें क्या बनेगा, जंग। और जंग का सूत्र क्या होता है Fe2O3 जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है अर्थात नमी अधिक हो तो दोस्तों जंग जल्दी लग जाती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, हम कैसे करेंगे, तो लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क आने से यानी कि उनके संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा हम कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उन पर पेंट कर देते हैं, ग्रीस की एक परत चढ़ा देते हैं। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग ना लगे और उन्हें जंग से रोका जा सके। और क्या कर सकते हैं, एक अन्य उपाय और है, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिसे हम जिंक कहते हैं जैसी किसी धातु की परत भी चढ़ा सकते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशत लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशत लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग दोस्तों नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज यानी कि जो पानी का जहाज होता है लोहे के बने होते हैं, उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है, पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को भी बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है, स्पेशली निचले हिस्से को, क्योंकि जंग लगने से वह हिस्सा दोस्तों खराब हो जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे साधारण नमक होता है जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि साधारण नमक को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र जल के वाष्पन द्वारा इसे हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन का दोस्तों उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का दोस्तों उदाहरण होता है। देखिए दोस्तों, किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जल जब उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते जाइए, जैसा कि हम आपको चित्र में नीचे दिखाएंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे? और क्रिस्टल दोस्तों दिखाई देते हैं। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब आसपास की वस्तुओं को आप देख सकते हो, परिवर्तन को समझ सकते हैं, वह भौतिक परिवर्तन है कि वह रासायनिक परिवर्तन। देखिए, आपको चित्र दिखाते हैं। 6.6 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, देखिए किस तरीके से क्रिस्टल बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द। मैंने आपको समझाया भी इस चैप्टर में, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशोद लेपन, भौतिक परिवर्तन और जंग लगना। अब देखते हैं आपने क्या सीखा, यानी कि कुछ प्रमुख लाइनें हैं जो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय
होते हैं। रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, जैसा कि नमक। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे, जिसमें पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है वह है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए दोस्तों, का नंबर, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस दौरान वह कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, जो कि O2 अपने सांस यानी कि ऑक्सीजन गैस किस लिए उपयोगी है? सांस लेने के लिए उपयोगी दोस्तों होती है। अब देखते हैं खा नंबर, जल में शक्कर को घोलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? यह दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। का नंबर, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन था। खा नंबर जो है, जल में शक्कर का घोलना यह भौतिक परिवर्तन है। कैसे? कि हम जब वो घोल हम बनाते हैं चाहें तो उससे हम वापस भी शक्कर बना सकते हैं। अब देखते हैं गा नंबर, कोयले को जलाना। दोस्तों हमने आपको बताया अगर किसी वस्तु को जलाते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती, तो इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। घा नंबर देखिए, मोम को पिघलाना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? यह एक भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर इसकी लौ जल रही है लगातार तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। या यूँ कहें जो मोम का पिघलना होता है ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में दोस्तों आ जाता है। अब देखते हैं 4 नंबर, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र यानी फाइल बनाना, ये एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब देखिए 6 नंबर, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन क्या होता है? भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। यदि कथन सत्य हों तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में से सही करके लिखिए। देखिए का नंबर, लकड़ी की लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों नहीं, ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? फिजिकल चेंजमेंट। देखते हैं खा नंबर, पत्तियों से खाद का बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। गा नंबर देखिए, जस्ते जिंक लेपित से लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये पूर्णतः सत्य है। घा नंबर देखो, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। असत्य है, क्योंकि दोनों अलग पदार्थ होते हैं। जो जंग क्या करता है? लोहे को पूर्णतः नष्ट कर देता है। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें हम पेंट करते लोहे पर। 4 नंबर देखो, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सही है, यह सत्य है। कैसा है? यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो दोस्तों यह क्या बनता है? यह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3। अब देखते हैं खा नंबर, खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। जिसका सूत्र क्या है? NaHCO3। अब देखते हैं दोस्तों गा नंबर, ऐसी 2 विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता। पेंट है और यशद लेपन है। और यशद लेपन को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। घा नंबर देखो, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं 4 नंबर, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए हम आपको 4 नंबर बता रहे थे, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते और गैस निकलती, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए। दोस्तों बात क्लियर है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक एक परिवर्तन है। देखिए खाने का सोडा प्लस नींबू के रस को जब मिलाते हैं तो इसमें बनता क्या है?
नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यानी कि CO2 प्लस वाटर बनता है यानी कि H2O। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो यह बनाता है नमक यानी कि NaCl, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O यानी कि वाटर बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात क्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हों। बिल्कुल, हम पहले आपको बता दें मोम के बारे में। देखिए, मोम के बारे में भौतिक परिवर्तन को समझें। गर्म होने पर मोम क्या है? पिघलती है। जब यह मोम पिघल जाती है तो इसको हम ठंडा करते, फिर यह मोम बनी रहती, तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन इसमें कैसे होता है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन होता है जब हमने लौ के पास की जो मोम जल रही वो तो खत्म ही हो जाएगी ना, और उसमें ऊष्मा भी निकलेगी। तो ऊष्मा भी निकलेगी, कार्बन भी निकलेगा, जलवाष्प भी निकलेगी, गर्मी भी निकलेगी। तो क्या हो जाएगा? यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो भोजन का पाचन। कैसा पाचन? भोजन का पाचन एक कैसा परिवर्तन है? यह एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, और हम लोग खाना खाते हो, डाइजेस्ट करते हो और चेकआउट भी करते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नहीं पहले देखते हैं 6 नंबर। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दूध और दही दोनों के स्वाद में परिवर्तन होता है। जो आपका दूध है वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि दही से दोबारा यानी कि पुनः दूध बना लें तो हम नहीं बना सकते हैं। तो यह कैसी क्रिया हो जाएगी? यह एक रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम लकड़ी के टुकड़े को जलाएंगे तो वह जल जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? राख में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि कार्बन में जलवाष्प, ऊष्मा इत्यादि चीज़ें निकलेंगी। क्या हम उस कोयले या राख को दोबारा हम लकड़ी बना सकते? नहीं बना सकते। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और अगर हम लकड़ी के टुकड़े को काट के कितने भी हिस्सों में बना लें, उसे मेज बना लें, टेबल बना लें, तख्त बना लें, कुर्सी बना लें, लेकिन उसका दोस्तों मूल गुण परिवर्तित नहीं होता है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करना है, एक बीकर में हम पानी लेते हैं, फिर उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। फिर हम पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, और फिर जब वह उबलने लगता है तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे डालते हैं। और जब तक डालते हैं जब तक वह विलयन संतृप्त स्तर पर ना पहुंच जाए। जब पहुंच जाता है तो उसके बाद हम घोल को क्या करते हैं? छान लेते हैं, और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करते, यानी कि हिलाते डुलाते नहीं हैं, ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और कुछ घंटों बाद हम क्या देखते हैं? वह क्रिस्टल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर आराम से उन क्रिस्टल को आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है? मैं आपको बता दूं, जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए यानी कि नमी चाहिए, इत्यादि चीज़ें चाहिए। और जब हम किसी लोहे के गेट पर पेंट कर देंगे या सद लेपन कर देंगे तो डायरेक्ट ये वायु के संपर्क में नहीं आएगा, और जब संपर्क में नहीं आएगा तो कोई क्रिया नहीं होगी, जिससे दोस्तों जंग नहीं लगेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? दोस्तों देखिए, जो रेतीला इलाका होता है, यानी कि जो डेजर्ट एरिया होता है, रेगिस्तानी एरिया होता, वहाँ जो नमी है वह कम होती है। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, और जितने समुद्र तटीय क्षेत्रीय होते हैं, जैसे आप भारत में ले लें, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर नमी अधिक होती है, जिससे जो लोहे होता है यानी कि आयरन होता है डायरेक्ट वायु के संपर्क में आ जाता है और जंग उसमें जल्दी लग जाती है, जिससे लोहा पूर्णतः जो आयरन है वह नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी होती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए ये था। फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित हैं, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो दोस्तों सही कथन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले चलिए बता दूँ। एक का नंबर, प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बी, एक रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सही है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी कि बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन को चुनें। तो दोस्तों इसमें जो सही कथन है वह होगा ग नंबर, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरीके के एनसीईआरटी के वीडियो आपको दोस्तों लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।